नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं DY चंद्रचूड़, जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त किया है। अगला चीफ जस्टिस 9 नवंबर को वो पद संभालेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के तौर पर 2 साल का उनका कार्यकाल रहेगा। 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड होंगे वो और देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे DY चंद्रचूड़, जो 9 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति ने अगला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है। 9 नवंबर को वो अपना पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 2 साल तक का रहेगा। 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड होंगे DY चंद्रचूड़ और देश के 50वें चीफ जस्टिस होंगे DY चंद्रचूड़। वहीं इस बार दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को काफी उम्मीद थी कि इस बार व्यापार अच्छा होगा, लेकिन प्रदेश में हो रही बेमौसम लगातार बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब व्यापारियों को डर सता रहा है कि आगे भी बारिश होगी तो उनका क्या होगा। जायजा लिया, व्यापारियों से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता लांजेवार ने। 2 सालों बाद व्यापारियों को लगा कि इस बार दिवाली की रौनक जमकर होगी और खरीदारी भी होगी, व्यापार भी जमकर होगा, लेकिन कोरोना के मामले तो कम हुए, लेकिन बारिश जो है वो लगातार परेशान कर रही है और ये वजह है कि इसका असर मार्केट पे दिखाई दे रहा है। शाम के समय जो लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर रात को भी जो बारिश हो रही है और पिछले कई दिनों से प्रदेश में कई जगह पर भारी बारिश भी हो रही है, उसका असर जो है वो व्यापार पर भी पड़ रहा है। जो लोग दिवाली के बाजार को लेकर खासतौर पर उम्मीद लगा रहे थे, उनसे बात करते हैं। भैया, ये जो बारिश हो रही है उससे दिक्कत हो रही है? हाँ जी मैडम, दिक्कत तो होती है। जो है माल पे पानी पड़ता है और ग्राहक भी नहीं आते हैं, दिक्कत तो होती है। उम्मीद लगा रखी थी कि अच्छा बिजनेस होगा। हाँ जी, लगा रखी थी। अब बारिश आ रही है, ग्राहक आने रहे, चलने रहे ग्राहक, हाँ मुश्किल हो रही है, पानी गिर रहा है। और लोग हैं, उनसे बात करते। कहाँ से आए वैसे आप? राजस्थान से आए हैं मैडम, आलू डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो राजस्थान से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, राजधानी रायपुर आते हैं ताकि दिवाली जो है वो अच्छी हो सके। ये जो बारिश हो रही है उससे दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत तो क्या है मैम, उसमें बारिश आना है तो आना ही है, उसमें क्या कर सकते हैं। व्यापार में फर्क पड़ रहा है? व्यापार में तो फर्क पड़ेगा ही ना मैम। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए। ये जो बारिश हो रही है इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बारिश होने से कस्टमर को भी तकलीफ होती है, बिजनेस वालों को भी तकलीफ होती है। हम जो माल जिस हिसाब से खरीदी किए रहते हैं उस हिसाब से हमारे बिक्री में रुकावट हो जाती है। इस बार की दिवाली आप लोगों ने सोच के रखा होगा, क्योंकि कोरोना के चलते जो है दिवाली फीकी थी और बहुत सारे, लेकिन ये अभी पानी को देखते ऐसा लगता है कि हो सकता है उल्टा ही जाएगा। हाँ। ये कमी होगी और बिजनेस में। जी, सभी बिजनेसमैन तो अभी वैसे ही है। अच्छा, ये बताइए कि उम्मीद बढ़ी हुई थी इस बार? जी, उम्मीद तो सभी लगे हैं ना, बिजनेस वाले उम्मीद क्यों नहीं रखेंगे। हर सीजन में उम्मीद रखते हैं कि आज बिजनेस हो। तैयारी करके रखी थी, ज्यादा जी माल लेके आए थे। जी जी जी। इस बार जो व्यापारी है उन्होंने सोचा था, जो कि कोरोना के चलते जो है वो काफी दिक्कतें हुई थी और कोरोना के अभी कोरोना के मामले कम होने के बाद, और खासतौर पे अगर हम बात करें जब सारे त्योहारों पे रौनक दिखाई दे रही है पहले जैसे, ऐसे में दिवाली तो सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी थी। इस बार लोगों ने माल भी ज्यादा मंगवा कर रखा था। कोरोना के मामले तो कम हुए हैं, लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है, कहीं ना कहीं त्योहार का मजा किरकिरा होते नजर आ रहा है और व्यापारी आशंकित है खासतौर पे कि ऐसा मौसम अगर दिवाली के दौरान रहा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दीपावली की पहचान दियों से ही होती है और खास तौर से मिट्टी के दिए, लेकिन यहाँ मौसम ने कुम्हारों की टेंशन बढ़ा दी है। ठीक से धूप नहीं निकलने के चलते मिट्टी के दिए सूख ही नहीं पा रहे। छोटे छोटे घरों में रहने वाले कुम्हार किसी तरह पंखों के नीचे दियों को सुखाने को मजबूर हैं। मौसम की मार के चलते इस बार कुम्हारों की दीपावली फीकी रह सकती है। कुम्हारों का कहना है कि पहले 2 साल कोरोना ने रुलाया और अब मौसम की मार से व्यापार चौपट हो रहा है। हाँ भैया, अभी क्या है कि जो मिट्टी के दिए विलुप्त होने का रीज़न ये है कि अभी लोग बाग जो है चाइनीज़ LED बल्ब जो आ रहा है,
जो बिजली से संचालित है, उसको लोग बाग आसानी से समझते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमारे घर की रोशनी जो है ज़्यादा लगता है। और जो प्राकृतिक जो दिए हैं, हमारी मिट्टी के जो दिए हैं, उसमें रोशनी कम आता है और एक उसमें लोगों को झंझट समझ में आता है कि हम तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, फिर दिए जलाएंगे, वो भी कुछ देर जलने के बाद बंद हो जाता है। बने मेहनत लगेगा दिया वहाँ पानी बादर के चला थे, साल तो पानी गिरा थे हमन के माटी के सम अब बिक्री ना भी अब आते थे, अब शुरू करा था ना बिक्री अब निबट्टा हो ही थे हो ही। खबर बालोद से है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही का खामियाजा 2 गांव के सैकड़ों ग्रामीण भुगत रहे हैं। दरअसल पिछले साल जल संसाधन विभाग की ओर से तांदुला जलाशय की बड़ी मात्रा में जलाशय से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते सिवनी और देवतराई के बीच बना पुल टूट गया। अब तक विभागीय जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए टूटे हुए पुल पर मुरम डलवाकर आवाजाही की व्यवस्था की थी, लेकिन वो पुल भी इस साल की बारिश में बह गया। अब एक ओर जहां स्कूली बच्चों को 2 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करना पड़ता है, तो वहीं किसानों को भी खेती कार्य के लिए बड़ी समस्या यहां पर हो रही है। ये जो समस्या है लगभग 2 साल हो गया है और पुल जैसे टूटने के बाद आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और जो भी स्कूली जो बच्चे हैं वो लोगों को 2 किलोमीटर के कारण से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करना पड़ता है। और ये जो पुल है इस तरफ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण से सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या राजनांदगांव शहर का नाम बदला जा रहा है? इसी को लेकर 2 समितियां आमने सामने आ गई। एक समिति शहर का नाम बदलने को लेकर अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी इसके विरोध में मैदान में उतर आई है। दरअसल दिग्विजय दास नगर समिति के सदस्य राजनांदगांव का नाम बदलकर दिग्विजय नगर रखने का अभियान चला रहे हैं। वहीं इसके विरोध में राजनांदगांव जन मोर्चा समिति ने मोर्चा खोल दिया है और हस्ताक्षर अभियान वो चला रही है। इसमें 500 से अधिक लोगों ने जन मोर्चा के समर्थन में हस्ताक्षर किए। जन मोर्चा समिति का कहना है कि नाम बदला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये पवित्र जय स्तंभ चौक पर एक दस्तखत अभियान चलाया गया कि राजनांदगांव का नाम राजनांदगांव ही रहे। इसको लेकर आज से प्रारंभ किया जय स्तंभ चौक से, और आज 1 घंटे के अंदर 500 लोगों ने समर्थन दिया कि राजनांदगांव का नाम किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। ये पवित्र धरती राजनांदगांव संस्कार धनी है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि राजनांदगांव का नाम राजनांदगांव रहे, पर कुछ लोग जो अपने स्वार्थ सिद्ध के नाम जो बदलने की जो साजिश कर रहे हैं उसको मुंहतोड़ जवाब जनता दे रहा है। और ये मोर्चा लगातार सभी चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में, अंतिम वार्ड तक जाएंगे। जनता से अपील करेंगे, जनता से निवेदन करेंगे, जनता से समर्थन लेंगे कि राजनांदगांव के नाम में क्या किसी को तकलीफ है। राजनांदगांव का नाम राजनांदगांव रहे, चूंकि राजनांदगांव हाकी और झांकी के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव का नाम राष्ट्रीय स्तर तक भी नाम शामिल हो चुका है, इसलिए राजनांदगांव के नाम को बदलने की जनता कोई पक्षम नहीं है। सिर्फ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस बदलने की साजिश कर उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देने तैयार है। हमारे मोर्चा के सभी सदस्य शहर के सभी वार्डों तक अंतिम छोर तक जाके जनता से सहयोग प्रदान करेंगे। मुर्दाबाजार में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने 100 पेटी अवैध शराब जब्त की है। साथ ही शराब तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 5,75,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने ये शराब भाटापारा सिमगा क्षेत्र से बरामद की। सुबह 4 बजे हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। 2 टीम हमने बनाई, उसमें सिमगा भाटापारा क्षेत्र में जांच हेतु भेजा गया। वाहन के पास 3 आदमी खड़े हुए थे जो आबकारी दल को देखकर भागने लगे। हमारे स्टाफ को इसमें थोड़ा सा चोट भी आई। उसके पश्चात हमने वाहनों को जांच किया। 10 पेटी विदेशी शराब हमको मिली और लगभग 57,000-58,000 की शराब थी। हाथियों का ठिकाना जंगल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गजराज इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। किसानों की फसल को रौंद रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, लोगों की जान तक ले रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हाथी रिहायशी इलाकों में क्यों जा रहे हैं? आखिर गजराज इतने गुस्से में क्यों हैं?
सूरजपुर से जशपुर तक, बलौदा बाजार से धमतरी तक, पेंड्रा से कांकेर तक छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात है। गजराज की दहशत है। ये तस्वीरें जरा देखिए। हाथियों का दल कहीं फसल को रौंद रहा है तो कहीं गांव में उत्पात मचा रहा है। सूरजपुर के सिंघरा के जंगल में करीब 10 दिनों से 29 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। सिंघरा से सटे दर्जनों गांवों में हाथियों का ये दल घूम रहा है। इस दौरान हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोग डरे सहमे हैं। लेकिन इनकी मदद के लिए वन अमला मौजूद नहीं है। ग्रामीण खुद ही हाथियों को भगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बलौदा बाजार में भी हाथियों की दहशत है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के सिरमान, सलीहा, सराईपाली, बेलारी गांव में हाथियों का दल घूम रहा है। यह हाथी किसानों की फसल को यहां भी बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। हाथी जंगल से ग्रामीण इलाकों की ओर आ रहे हैं। धमतरी के बिरगोड़ी रेंज के करईहा में 2 हाथी घुस आए। ये हाथी गांव में घूमते रहे। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पेंड्रा के मरवाही और कटघो में हाथियों का आतंक है। इलाके में घूम रहे हाथी से लोग दहशत में हैं। हाथी फसलों के साथ मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। झुंड से भटका ये हाथी बेहद आक्रामक बताया जा रहा है। बताते हैं कि हाथी ने 3 मकानों के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। उधर कांकेर के अमोड़ा के जंगल में भी हाथियों ने डेरा डाल रखा है, जिससे लोग दहशत में हैं। हाथियों का बसेरा जंगल होता है। ऐसे में अगर हाथी रिहायशी इलाकों में आ जाएं, तो इंसानों के साथ हाथियों को भी खतरा है। जशपुर में ऐसा ही हुआ। तब करा वन परिक्षेत्र के बरकसपाली में एक हाथी को करंट लग गया। हाथी को बिजली का खंभा गिरने के दौरान करंट का झटका लगा, जिससे हाथी करीब काफी देर तक बेहोश रहा। प्रदेश में हाथियों और इंसानों के संघर्ष के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाथी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। इस दौरान कई बार हाथी फसल को रौंद देते हैं, लोगों की जान तक ले लेते हैं। हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? गजराज को आखिर गुस्सा क्यों आ रहा है? इसकी पड़ताल की जरूरत है। ऐसे इंतजाम किए जाने की जरूरत है जिससे कि हाथियों और इंसानों के बीच हो रहे संघर्ष पर विराम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे वन्य जीवों के तस्करों की। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बाघ और तेंदुए की खाल के साथ 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। खाल को बेचने की फिराक में यहां पहुंचे थे ये मध्य प्रदेश के जबलपुर क्राइम ब्रांच, छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ और सूरजपुर के वन विभाग की टीम ने 6 शिकारियों को पकड़ा। ये वन परिक्षेत्र एमपी की सीमा से सटा हुआ है। यहां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क सटा हुआ है और धीरे धीरे शिकारियों की संख्या यहां पर बढ़ती ही जा रही है। फिर से हमको परसों से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर एरिया है, हमारे सूरजपुर वन मंडल का बिहारपुर क्षेत्र और वहाँ सिंगरौली वन क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो उनमें कुछ व्यक्ति हैं जो कि कुछ खाल का सौदा करने जा रहे हैं। तो हमारे वन विभाग सूरजपुर और वन मंडल मध्य प्रदेश की जो टीम और साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो वाले भी साथ थे, उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करके हम लोगों ने टीम बनाई और उसके बाद उनको पकड़ा। हाँ, इसमें अभी 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 3-4 आरोपी अभी फरार हैं, जिसके लिए अभी खोजबीन जारी है। इसमें 2 प्रकार के खाले हैं। इसमें पहला जो बाघ की खाल है और बाघ की खाल के साथ 3 व्यक्ति लोग को गिरफ्तार किया गया है और एक है तेंदुआ की खाल, उसके साथ भी 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।
कवर्धा में जिला सेवा सहकारी समिति के प्रबंधकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 7 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांगों की बात करें तो वेतन की मांग, धान खरीदी में सूखद देने, हमाली की राशि बढ़ाने, प्रोत्साहन राशि और धान खरीदी में लगे कर्मचारियों हमालों का बीमा करने जैसी कई मांगें शामिल हैं। वेतन के लिए जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग पत्राचार करते करते थक गए हैं। अभी सामने दीपावली का त्यौहार है। इस दीपावली के त्यौहार में भी अगर वेतन नहीं मिलता है तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम ऐसे में सहकारी समिति में नौकरी करके अपने परिवार को उनकी लालन पालन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सहकारी समितियों के कर्मचारी संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन स्तर पर इसे प्रेषित किया जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां पर पत्नी की अदला बदली के मामले में केस दर्ज हुआ है। 21 साल की शादीशुदा लड़की ने केस दर्ज करवाया है। वाइफ स्वैपिंग से मना करने पर प्रताड़ना की शिकार हुई ये विवाहिता। राजस्थान के बीकानेर में घटना हुई है। बीकानेर के 5 स्टार होटल में काम करता है आरोपी पति। आरोपी मोहम्मद अम्मार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मारपीट, अप्राकृतिक संबंध बनाने का संगीन आरोप लगा है। ससुराल पर दहेज में 50 लाख रुपए मांगने का भी आरोप है और कई धाराओं में भोपाल पुलिस ने केस दर्ज किया। फरियादिया ने एक मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि उसके ससुराल वाले, उसके पति, सास, ननद द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की गई है और उसके लिए उसके साथ मारपीट की गई है और प्रताड़ित किया गया है। साथ में पति के द्वारा उसके साथ में अप्राकृतिक सेक्स कर उसे प्रताड़ित किया गया है कि अगर आप दहेज नहीं लाएंगे तो आपके साथ में ऐसा हम अपराध करेंगे। आपको वाइफ स्वैपिंग का भी मामला है, पीड़िता ने अपने FIR में बताया है कि उसके हस्बैंड ने उससे बोला था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरी बहुत मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसलिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और हम लोग वाइफ स्वैपिंग। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। मनोज, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आई है, एक तो वाइफ स्वैपिंग और दूसरा दहेज। क्या है पूरा मांझरा? जी बिल्कुल, जो युवती थी जो कि नवविवाहिता थी, इसी साल उसकी शादी हुई थी, उसने ये आरोप पति पर लगाए हैं कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती थी और किस तरीके से उस पर लगातार उसके साथ प्रताड़ना भी की गई। भोपाल से लेके बीकानेर तक ये पूरा घटनाक्रम रहा। 5 सितारा होटल में बताया जा रहा है कि मैनेजर है आरोपी के पक्ष की तरफ से 2 और आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो महिला ने शिकायत की थी, उसी के आधार पर महिला थाने में ये FIR दर्ज की गई है। महिला ने ये भी अपने बयान में बताया है कि किस तरीके से उसे बीकानेर में उसका जो पति है, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उसने ये कहा था कि वाइफ स्वैपिंग का गेम जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में वो करता था। इस तरीके की जानकारी उसने दी। ये भी आरोप है कि जब इस बात से उसने इनकार कर दिया तो उस पर अत्याचार और प्रताड़ना लगातार की जाने लगी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कई धाराओं के तहत पति और ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। इस पूरे मामले में बीकानेर की पुलिस के जरिए जो है आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन जो युवती ने जो बयान अपने दर्ज किए हैं, जो कि पीड़ित है इस पूरे मामले में, उसने कई गंभीर आरोप वाइफ स्वैपिंग जैसे जो है अपनी पति पर जो है उसने लगाए हैं। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से खबर है, जहां पर GRP ने 50 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। ग्वालियर में एक युवक से जेवरात मिले हैं, बिना बिल के सोने के जेवरात मिले। GRP अब युवक से पूछताछ कर रही है। तो युवक जेवरात से जुड़े हुए कागजात नहीं दिखा पाया और GRP अब युवक से लगातार पूछताछ कर रही है जेवरात के बारे में।
50 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? युवक कहां से आ रहा था, कहां को जा रहा था? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की जीआरपी ने एक युवक को पकड़ा है, योगेश नाम का, जो ग्वालियर का रहने वाला है और उसके पास करीब 900 ग्राम सोना था। लगभग 50 लाख रुपए कीमत का सोना है और दरअसल ये जो सोना है वो अपनी पेंट की बेल्ट वाला एरिया है, उस इलाके में छिपा कर ले जा रहा था। और जैसे ही जब वो उतरा तो जीआरपी ने उसको संदेह के आधार पर पकड़ा और उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि वो ग्वालियर का रहने वाला है और ग्वालियर के लश्कर इलाके का रहने वाला है। वहां से ये शख्स जो है झांसी लेकर गया था ये सोना और फिर वहां से वापस लेकर ये ग्वालियर आया था। जब पूछताछ इससे की गई बिल के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई, इसके पास कोई बिल नहीं था और यही वजह कि जीआरपी ने इससे सोना जो है जब्त किया और उसके बाद इस सोने को जानकारी के लिए, जांच के लिए जीएसटी टीम को जानकारी दी। उसके बाद जीएसटी टीम मौके पर पहुंची और जीएसटी की टीम ने इसको अपने अभिरक्षा में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर किसी तरह का इसके पास बिल वगैरह नहीं निकला है। हमारे साथ जीआरपी टीआई भी इनसे जानते हैं। मैम, किस तरह से सोना छुपा कर लाया था ये? इससे मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मतलब एक व्यक्ति है झांसी तरफ से सोना लेके आ रहा है किनामी। इसमें हम लोगों ने जिससे हम लोगों ने उसमें तस्दीक करी, मुखबिर की सूचना की तस्दीक की। फिर उसके बाद में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके जो पैंट में जो बेल्ट लगाते हैं उस हिस्से में एक पट्टी नुमा बना के पट्टी के अंदर वो सोना छुपा के लेके जा रहा था और ओपन सर्ट करके रखा था जिससे किसी को शक ना हो पाए। फिर उसको थाने पर लेके आया, उसने अपने पूरी पट्टी जो बेल्ट बनाया था कपड़े की उसको निकाला। फिर हम लोग के सामने सोना जो करीब 900 ग्राम के करीब सोना था। क्या लगता है ट्रेनों के जरिए तस्करी कर रहे हैं लोग? ट्रेनों के जरिए तस्करी कर रहे हैं। ये किस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी आगे? ये इसमें सतत चेकिंग कर रहे हैं। सतत चेकिंग के दौरान ही हम लोग को इसमें सफलता हासिल हुई है। पिछले एक साल में 6-7 मामले ऐसे? हाँ जी, इससे पहले 2 महीने पहले भी 2 किलो सोना पकड़ा गया है तथा आरपीएफ द्वारा भी चांदी का सामान पकड़ा गया है अभी 15-20 दिन पहले, तथा ये 15 तारीख की घटना है जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ा घटनाक्रम है और अगर देखें तो इस मामले में जीआरपी ने जो है जीएसटी टीम को सौंप दिया है और अब पूछताछ की जा रही है। अभी इसी साल की अगर बात करें तो ये करीब 6वां या 7वां ऐसा मामला है जिसमें बिना बिल का सोना पकड़ा है। जीआरपी ने पहले भी बड़ी कार्रवाई की थी और लगातार जो त्योहार का समय है, चूंकि दीपावली पे सोने की डिमांड ज्यादा होती है तो यही वजह की तस्करी इस वक्त ही ज्यादा होती है। तो जीआरपी भी लगातार सतर्कता से निगरानी कर रही है ट्रेनों में। निश्चित तौर पर, और जेवरातों की तस्करी का मामला है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। और सही बात की आपने कि त्योहारों का सीजन है, ऐसे में जो तस्कर होते हैं जेवरातों के वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कहीं ना कहीं ये तत्परता जीआरपी की सतत चेकिंग के जरिए सफलता उन्हें मिली है। बहुत धन्यवाद सुशील आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।